बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी ऐच्छिक का आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके मिड टर्म के एग्जाम के लिए, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है बच्चों 2024 और 25 के इस नए सेशन के लिए। ठीक है, तो इसी के मिड टर्म एग्जाम की तैयारी के लिए, इसी की प्रिपरेशन के लिए आज हम लेके आए हैं बच्चों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैंपल पेपर को। ठीक है, और इस सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आसान लैंग्वेज में विद सॉल्यूशन यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके लिए हिंदी इलेक्टिव के ऐसे ही एक नहीं दो नहीं बल्कि कम से कम हम आपको 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आपकी हिंदी के मिड टर्म की तैयारी इन सैंपल पेपर से बहुत अच्छी हो जाएगी। बस क्या करना है, जो भी सैंपल पेपर की वीडियो लेके हम आएंगे उसे एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं मिड टर्म के एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझेंगे कि आपका हिंदी का जो पेपर का पैटर्न है, जो पेपर है वो किस हिसाब से आने वाला है। ठीक है, देखो हिंदी का पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का पेपर आएगा। पेपर के अंदर बच्चों आपके 2 खंड होने वाले हैं। ठीक है, एक खंड आ रहेगा जिसमें वास्तुपरक प्रश्न होंगे, दूसरा खंड बा रहेगा जिसमें वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। कैसे कैसे, ध्यान से देखो। खंड आ यानी कि सेक्शन ए, इसमें टोटल आपके 48 वास्तुपरक प्रश्न होंगे जिसमें से 40 के आंसर देने हैं। होगा ये कि सेक्शन ए में टोटल आपके 40 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, 48, जिसमें से आपको आंसर करने हैं सिर्फ और सिर्फ 40 एमसीक्यूज के। ये जो 8 क्वेश्चन है ना आपके एमसीक्यू वाले, जो काव्यांश होता है उसमें अथवा मिला के हैं। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है ये हमारी इस पेपर की पार्ट 1 की वीडियो रहेगी और इसमें हम खंड ए यानी कि सेक्शन ए को आज की इस वीडियो में हम पूरा समझ लेंगे। ठीक है, फिर बचेगा बच्चों आपका खंड नंबर बी, जिसमें होंगे 8 वर्णात्मक प्रश्न। कैसे कैसे, इसमें आपका दृश्य लेखन, अभियुक्त माध्यम के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, पत्र लेखन, प्रतिवेदन, कार्यसूची, कार्यव्रत, क्वेश्चन आंसर, सप्रश्न व्याख्या, वो सब इसमें होंगी। ठीक है, तो खंड जो बी है इसे आपको मैं समझाऊंगा पार्ट 2 वाली वीडियो में, और पार्ट 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कार्यसूची, प्रतिवेदन, लेटर, सब कुछ, सप्रश्न व्याख्या, क्वेश्चन आंसर, अभियुक्त माध्यम सब समझाऊंगा। तो पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे भी दे दूंगा, कहीं से भी आप जाके पार्ट 2 को जरूर देखना, जैसी वीडियो आएगी लिंक ऐड हो जाएगा। ओके, चलो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का हमारा सबसे पहला सेक्शन खंड ए वास्तुपरक प्रश्न का, वो यहाँ से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज मैं बताऊं बच्चों, जब मैंने हिंदी का सिलेबस आपके लिए अपलोड किया था तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी ना, उसमें मैंने ये कहा था कि एग्जाम से पहले कम से कम हम आपको 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, कम से कम 5। ठीक है, और उन 5 सैंपल पेपर में जो आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, एक होता है अपठित गद्यांश का, ठीक है, और एक दूसरा होता है अपठित काव्यांश वाला। अभी आपको दिखाता हूँ, ये था अपठित पद्यांश कह लो, काव्यांश कह लो, एक ही है। तो इनकी भी प्रैक्टिस आपकी अलग से करवाऊंगा, तो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी प्रैक्टिस करवाऊंगा अलग से, इनके लिए स्पेशल जो वीडियोस हैं वो भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तैयारी बहुत अच्छी करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो आइए मेरे साथ आप भी पढ़ना। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताता हूँ, जब आपका मिड टर्म का एग्जाम होगा तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पेपर आपको कम से कम 10 से लेके 15 मिनट पहले मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इन 10 से 15 मिनट को यूटिलाइज करते हुए इन्हीं 10 से 15 मिनट के अंदर आपको दोनों गद्यांश काव्यांश पढ़ लेने हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं उसे अंडरलाइन कर लो और आंसर उसी में मिल जाएगा। एग्जाम्पल लिखे बताऊंगा अभी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, 2 होंगे, आपको कोई एक करना है। चलिए पहला पढ़ते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा। देखो, सुचरित्र के 2 सशक्त स्तंभ हैं, प्रथम है सुसंस्कार और द्वितीय है संसगति, सत्संगति। सुसंस्कार भी पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति है। सत्संगति वर्तमान जीवन की दुर्लभ विभूति है। जिस प्रकार
कुधातु की कठोरता कालिक पारस के स्पर्श मात्र से कोमलता में और कमीनता में बदल जाती है, उसी प्रकार से एक कुमारगी का कालुष्य ससंगति की स्वर्णमय आभा से परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग पे चला गया है तो वो व्यक्ति सत्संगति के मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, सतत सत्संगति के विचारों से व्यक्ति को नई दिशा मिलती है। उससे अच्छे विचार मनुष्य को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, परिणाम स्वरूप उसका चरित्र अच्छा हो जाता है। यहीं पे एक व्यक्ति हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार महाकवि टैगोर के पास बैठने मात्र से द्विवेदी जी को ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भीतर का देवता उनका जाग गया हो। वस्तुतः चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है। तो बहुत जरूरी है कि जैसा आपका चरित्र होगा वैसा ही आपका जीवन होगा। एक चरित्रवान जो व्यक्ति होता है ये समाज की शोभा होता है, समाज की शक्ति होता है। एक सच्चे चरित्र से व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज भी सुवासित होता है और इस सुवास से राष्ट्र बहुत ताकतवर, यशस्वी और प्रसिद्ध बनता है। वहीं विदुर जी कहते हैं कि सुचरित्र के बीज हमें भले ही वंश परंपरा से प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि एक सच्चे चरित्र के बीज हमें वंश परंपरा से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन चरित्र का निर्माण व्यक्ति अपने बलबूते पर करता है। आनुवांशिक परंपरा, परिवेश, परिस्थिति उसे केवल प्रेरणा दे सकते हैं कि तुम्हें अच्छा चरित्र अपनाना चाहिए, पर उसका अर्जन नहीं कर सकते। ये व्यक्ति को स्वयं प्राप्त करने होते हैं, उत्तराधिकारी के रूप में नहीं मिलते हैं। ठीक है, व्यक्ति विशेष के स्थिर चरित्र होने से पूरे राष्ट्र पर संकट उपस्थित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भारत का व्यक्ति अगर वो टेररिस्ट बन जाता है तो उसका चरित्र क्या हो गया, स्थिलित्र हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि पूरे देश पर संकट उपस्थित हो गया, है ना। क्योंकि व्यक्ति पूरे राष्ट्र का एक घटक होता है। अनेक जब व्यक्ति मिलते हैं तो एक परिवार मिलता है, जब कई परिवार मिलते हैं तो एक कुल बनता है, और जब बहुत सारे कुल मिलते हैं तो एक जाति बनती है, और बहुत सारी जातियों से एक समाज, और अनेकों जातियों और समाजों से मिलकर राष्ट्र बनता है। तो ये राष्ट्र की विशेषता हो गई। अब जो बातें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने अंडरलाइन कर ली। अब आ जाओ क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, सुचारित्र से क्या तात्पर्य है। तो सुचारित्र का क्या मतलब है, अच्छा चरित्र, मिथ्या, सच्चा या फिर बुरा। इसमें से दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो अच्छा या फिर सच्चा। ठीक है, तो सुचरित्र का मतलब होता है सच्चा चरित्र, जिसका चरित्र सच्चा हो। ठीक है, गद्यांश के अनुसार समाज की शोभा और शक्ति कौन होता है। तो अभी हमने देखा था बच्चों, समाज की शोभा और शक्ति कौन होता है। तो देखो, एक चरित्रवान व्यक्ति ही समाज की शोभा और शक्ति होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, चरित्रवान व्यक्ति। दूसरा क्वेश्चन, पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति किसे कहा गया है। तो आइए देखते हैं, पहली लाइन में आंसर मिलेगा इसको। देखो हाँ, जो सुसंस्कार है, क्या सुसंस्कार, ये पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति है, यानी कि सुसंस्कार। ठीक है, तो देखो खा वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, धातु की कठोरता और कालिक किसके स्पर्श मात्र से कोमलता में और कमीनता में बदल जाती है। अभी हमने देखा था बच्चों कि किसके स्पर्श मात्र से ऐसा होता है। देखो ये रहा, हाँ देखो, जिस प्रकार धातु की कठोरता और कालिक पारस किसके स्पर्श से, पारस के स्पर्श मात्र से कोमलता और कमनीयता में बदल जाती है। तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, पारस, ऑप्शन नंबर घ। अगला, चरित्र का निर्माण किसके द्वारा संभव है। अब ये बात बेसिकली विदुर जी ने कही है, तो देखते हैं विदुर जी ने क्या कहा है। विदुर जी ने कहा है कि चरित्र का जो निर्माण है वो कैसे होता है, वो व्यक्ति स्वयं करता है। ठीक है, क्या लिखा है, चरित्र निर्माण व्यक्ति के अपने बलबूते पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्वयं के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं है। तो देखो अभी हमने देखा
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी है, विदुर जी का भी है, रविंद्रनाथ टैगोर का भी है, रविंद्रनाथ ठाकुर बेसिकली। लेकिन प्रेमचंद जी का कहीं पे भी कोई वर्णन इसमें नहीं है। अब आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, महाकवि टैगोर की बात हो गई, ठीक है, और विदुर की हो गई। तो यहाँ पे ये जो है ना पॉइंट नंबर 4, रविंद्रनाथ ठाकुर की जगह ना टैगोर होना चाहिए था, ठीक है, ठाकुर की जगह टैगोर होगा, तो आपका यहाँ पे ये वाला हो गया। चलिए उसके बाद अनेकों अनेक जातियों और समाज और समुदायों से मिलकर किसका निर्माण होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि जब बहुत सारी अनेकों अनेक जातियां समाज एक साथ मिलते हैं तो इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। किसका? राष्ट्र का। तो क्या हो जाएगा? खा वाला। 8वां क्वेश्चन, चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? अर्थात लेखक ये कहता है कि जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होगा उसका जीवन सार्थक होगा। ऐसा क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सुचरित्र से ही उस व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलेगा। जब तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा चरित्र सच्चा है तभी तो आपको सम्मान मिलेगा समाज में, और सुचरित्र से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण भी होता है। तो यानी कि दोनों कथन सही हैं, का और खा दोनों ही सही है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पूरे राष्ट्र के चरित्र पर संकट कब उत्पन्न हो जाता है? तो पूरे राष्ट्र, पूरे देश के चरित्र पर संकट कब उत्पन्न होगा? कब उत्पन्न होगा? जब किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र बदल जाए। क्या हो जाए? बदल जाए, तब उत्पन्न होगा। तो क्या होता है? जब व्यक्ति का चरित्र कुचरित्र में बदल जाए। ठीक है, अगला, आनुवांशिक, परंपरा, परिवेश और परिस्थिति ये व्यक्ति को क्या देते हैं? तो ये व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि तुम अपना जो चरित्र है उसको अच्छा बनाओ, लेकिन अर्जित नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो खंड नंबर ए है इसका हमने सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो पहला था 10 नंबर का, ये हमने पूरा कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप देखो सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रहेगा आपका 8 नंबर का एमसीक्यू, और इसी क्वेश्चन में आपको अथवा भी मिलने वाला है। चलो देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आइए एक को पढ़ते हैं। सबसे पहला, चिड़िया तू जो मगन, धरा मगन है मगन गगन, फैला ले पंख जरा उड़ तो सही बोली पवन। अब जब घोंसले से आई निकल, चल बड़ी दूर बहुत दूर जहां तेरे सजन। वृक्ष की डाल दिखे, जंगल ताल दिखे, खेतों में झूम रही धान की बाल दिखे। गांव देहात दिखे, रात दिखे प्रात दिखे, खुलकर घूम यहाँ नहीं घर की घुटन, चिड़िया जो तू है। राह से राह जुड़ी, पहली ही बार उड़ी, भूल गई गैल गली जाने किस ओर मुड़ी। मुड़ गई जाने किधर, गई जिधर देखा उधर, देखा वहां खोल नयन, सुमन सुमन खिलता चमन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे ये कहा गया कि एक ऐसी चिड़िया जो अपने ही घोंसले में मस्त है, वहीं रहती है अपने बच्चों के साथ, लेकिन एक दिन पवन उससे कहती है कि तू उड़, आसमान में उड़, अपने घोंसले से निकल, पूरा जहां तेरा है। तो झूमते हुए खेतों को देख, धान की बाल को देख, गांव देहात देख, दिन रात देख। जब चिड़िया पहली बार उड़ती है तो वो भूल जाती है कि वो कहाँ से उड़ी थी, वो न जाने किधर किधर इधर उधर उड़ती रहती है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, काव्यांश में कौन मगन है? तो पहली ही लाइन में आंसर है बच्चों, चिड़िया तू जो मगन, धरा मगन है गगन मगन। तो चिड़िया तू जो मगन। ठीक है, तो क्या क्या है ध्यान से देखना, 3 बातें हैं। चिड़िया तू जो मगन, धरा मगन है गगन मगन, यानी कि 3 चीजें मगन है। कौन कौन सी? धरा यानी कि धरती, गगन यानी कि आकाश, और चिड़िया। तो घा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फैला ले पंख जरा उड़ तो सही, यह किसने बोला? तो फैला ले पंख जरा उड़ तो सही, ये बात जो है वो हवा ने कही है, यानी कि पवन ने कही है। और किससे कही है? चिड़िया से कही है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, खेतों में कौन झूम रहा है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एक सेकेंड, हाँ, खेतों में झूम रही धान की बाल दिखे, यानी कि धान की बाल
ये खेतों में झूम रही है, तो धान के बाल यानी कि चावल की खेती जो होती है ना वो बताई गई है। उसके बाद काव्यांश में घर जैसी घुटन कहाँ नहीं है, तो कहाँ नहीं है घर जैसी घुटन, देखो खुलकर घूम यहाँ नहीं घर की घुटन, चिड़िया तो जो है मगन, तो कहाँ पे, आकाश में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घर जैसी घुटन कहाँ नहीं है, प्रकृति की गोद में। ठीक है, कहाँ नहीं है, प्रकृति की गोद में। पांचवा क्वेश्चन, चिड़िया गैल गली क्यों भूल जाती है, अर्थात अभी अभी हमने ये पढ़ा कि भूल गई गैल गली जाने किस ओर मुड़ी, मुड़ गई जाने किधर गई। एक सेकेंड, यहां से है, राह से राह जुड़ी पहली ही बार उड़ी, भूल गई गैल गली जाने किस ओर उड़ी, अर्थात वो पहली बार उड़ी थी इसीलिए वो अपने घोंसले का रास्ता, अपने घर का रास्ता भूल गए, क्योंकि वह पहली बार उड़ी थी। ठीक है, चिड़िया के घोंसले से निकल पाने का कारण क्या था, तो कारण ये था कि हौसला और उसके उड़ने की कामना थी। ओके, यहां पर कवि जो है चिड़िया को आंखें खोलकर क्या देखने के लिए कहता है, तो आंखें खोलकर वो क्या देखने के लिए कहता है, फूलों से भरी फुलवारी। क्या, फूलों से भरी फुलवारी। फिर आखिरी, गैल गली में कौन सा अलंकार है बच्चों, तो गैल गली में देखिए, गैल गली, तो यहाँ पे एक वर्ड की 2 बार आवृत्ति हो रही है, और जब एक वर्ड की 2 से ज्यादा बार आवृत्ति होती है, 2 या 2 से अधिक बार, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार आता है। ठीक है, तो घा वाला राइट है। तो आपको